हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2। और इस कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ वो क्वेश्चंस जो लास्ट प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए हुए हैं। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप जरूर देखिएगा, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाए थे। इस बार एक नया पीडीएफ तैयार करके लाया हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो ये जो पीडीएफ है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, इसको हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था। एकदम कॉन्सेप्चुअल समझेंगे धीरे धीरे चीज़ों को। ठीक है दोस्तों, और कुछ कुछ चीज़ें तो आपको भी आती होंगी, तो कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिएगा। सबसे पहली चीज़, इसे अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिए। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है? ताकि दूसरों को भी मिले, और बेल आइकन को भी दबाइएगा। पहली बार बोल रहा हूँ दोस्तों, इतने इससे पहले कभी किसी वीडियो में नहीं कहा था, पहली बार बोल रहा हूँ, ठीक है? तो प्लीज़ पहली बार मैं बोल रहा हूँ तो कर ही लेना, है ना? और प्लीज़ दोस्तों को भी भेजिए, खुद भी देखिए। नॉलेज, ज्ञान बाँटने से बढ़ता है, ठीक है? और पैसा बाँटने से कम होता है, याद रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पहला सवाल है यहाँ पर, देखेंगे राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को संबोधित करता है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के थ्रू पार्लियामेंट को, संसद को संबोधित करता है, एड्रेस करता है, कमेंसमेंट करता है? ये इंग्लिश में होगा, ठीक है? तो प्रेसिडेंट, ये इसका आंसर अगर किसी को पता हो तो देखिएगा। इसका सही आंसर है आपका आर्टिकल 87। क्या है? आर्टिकल 87। अनुच्छेद 87 के तहत में जो राष्ट्रपति होता है वो क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 87 के थ्रू वो संसद के दोनों सदनों को क्या करता है? संबोधित करता है। अच्छा, यह संबोधित करने का आशय क्या है? या संबोधित करने का मतलब क्या है? भाषण देना। क्या है दोस्तों? भाषण देना। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, भाषण देना। अच्छा, ये सवाल है कि वो कब-कब भाषण देता है? तो देखिए दोस्तों, वो 2 कंडीशन में भाषण देता है, ठीक है? 2 कंडीशन मतलब आप पहले समझेंगे ये आर्टिकल 87 के अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 87 में ये लिखा हुआ है कि साल का जो पहला सेशन होगा, पहला सत्र होगा, मतलब कौन-सा सत्र? आपका जो बजट सत्र होगा। तो बजट रखने से पहले जब भारत सरकार के वित्त मंत्री अपना बजट रखते हैं, उससे 1 दिन पहले या 2 दिन पहले, हम जो भी बोल सकें, ठीक है? उस दिन पहले वो क्या करते हैं? बजट रखते हैं, ठीक है? तो बजट रखने से पहले, ठीक है, राष्ट्रपति भाषण देते हैं। मतलब साल के पहले सत्र, बजट सत्र से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले वो क्या देते हैं? भाषण देते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 87 यह कहता है कि जब भी एक नई लोकसभा का चुनाव होगा, जैसे 2019 में मोदी जी चुने गए थे, या 2014 में चुने गए, या 2009 में मनमोहन सिंह जी चुने गए। जब भी कोई नए प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, मीन्स अर्थात लोकसभा का चुनाव होगा, तो हर बार जब नई सरकार बनकर आएगी, तब राष्ट्रपति क्या करेगा? राज्यसभा और लोकसभा को बैठाकर आराम से क्या करेगा? दोनों सदनों को क्या करेगा? संबोधित करेगा। ठीक है? ये अनुच्छेद 87 का फुल डिस्क्रिप्शन है, अच्छे से समझ लीजिए। और हाँ, आपके लिए एक सवाल जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये जो राष्ट्रपति का भाषण है, ये कौन तैयार करता है? ठीक है? याद रखेंगे दोस्तों, आने वाले वीडियो में मैं आपको इसका आंसर जरूर दूंगा, ठीक है? और नहीं दे पाया तो आप मुझे याद दिला दीजिएगा, कोई बात नहीं, याद रख लूंगा मैं, ठीक है? और अगर याद नहीं आ पाया तो याद जरूर दिलाइएगा, कमेंट सेक्शन पे मुझसे जरूर पूछिएगा। लेकिन आपके लिए सवाल ये है कि राष्ट्रपति का भाषण, मतलब राष्ट्रपति की जो स्पीच है, वो कौन प्रिपेयर करता है, कौन तैयार करता है? ठीक है? इसे आप जरूर सर्च करके कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिएगा, ठीक है? और मुझे जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद सदस्यों की अयोग्यता के बारे में वर्णन किया गया है? ये एक बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं, मतलब जो सांसद होते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद सदस्यों की अयोग्यता के बारे में वर्णन किया गया है? क्वेश्चन ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद सदस्यों मतलब सांसदों की अयोग्यता, डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में वर्णन किया गया है? देखिए अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 102, 100 और 87। देखिए 87 तो हो नहीं सकता क्योंकि आर्टिकल 87 तो ऊपर ही लिखा हुआ है, तो 87 को आप काट दीजिए। देखिए ऐसे ही आप एलिमिनेट करना सीख सकते हैं, ठीक है? आप धीरे-धीरे सीखेंगे कि आप कैसे एलिमिनेट करते हैं। देखिए आपको आर्टिकल 87 के बारे में पता है, तो आप निश्चित तौर पे आप ये समझ लीजिए कि आपको 87 में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। आप ये समझ जाएँगे कि भई 87 में तो ये लिखा हुआ है, तो मेरे पास तो 3 ऑप्शन बचे। तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी दोस्तों? कम हो जाएगी, और बहुत ही बढ़िया क्या तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है? यही सब चीज़ों से हम सीख सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों, आप इसमें ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है 102। क्या है दोस्तों? 102। आर्टिकल 102
ये क्या करता है, संसद सदस्यों के अयोग्यता के बारे में प्रश्न उठाता है, ठीक है, कि मतलब संसद में किसी सदस्य को या सांसद को किस बात पे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, किस बात पे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अगर आप सुने होंगे, देखिए लाभ का पद मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, ये संविधान में कहीं भी वर्णित नहीं है मतलब कहीं पे इसका आर्टिकल नहीं है, पर उसे माना जाता है 102 का पार्ट। आर्टिकल 102 में किसी भी सांसद को जब हटाया जाता है तो उसे अगर लाभ के पद से हटाया जा रहा है तो भी 102 के हिसाब से उससे बात की जाती है, ठीक है। तो आप ये मान सकते हैं कि लाभ का पद परिभाषित तो नहीं है पर 102 के हिसाब से उन्हें क्या किया गया है, लिखा गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है राष्ट्रपति शासन का संबंध किस अनुच्छेद से है। ये तो आप जानते ही होंगे दोस्तों, राष्ट्रपति शासन का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो आर्टिकल 356 है दोस्तों। क्या है आर्टिकल 356। अनुच्छेद 356 जो है वो राष्ट्रपति शासन के बारे में बताता है। अब राष्ट्रपति शासन क्या होता है, राष्ट्रपति शासन के बारे में देखिए कोई ज्यादा खास चीज नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बोल सकते हैं कि क्वेश्चंस तो आते हैं इससे, ठीक है। देखिए आर्टिकल 356 को क्या होता है, आर्टिकल 356 में कहीं भी, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि संविधान में कहीं भी राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल, ये जो इंग्लिश में इसका मतलब होता है राष्ट्रपति शासन का प्रेसिडेंट रूल, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है दोस्तों। मतलब अगर हम ये बोलेंगे कि राष्ट्रपति शासन कहीं लिखा हुआ हो तो ऐसा कुछ नहीं है, राष्ट्रपति शासन कहीं लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। लिखा हुआ क्या है, आर्टिकल 356 में क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, संवैधानिक आपातकाल, ठीक है, या संवैधानिक संकट, ऐसे लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो आर्टिकल 356 का हेडिंग है संवैधानिक आपातकाल या संवैधानिक संकट, तो राष्ट्रपति शासन शब्द नहीं है। हाँ, उसे राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, ये बात अलग है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा आ जाए, और ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं और आप क्या करते हैं उसमें टिक भी कर देते हैं कि हाँ भाई ये तो सही है, राष्ट्रपति शासन लिखा रहता है कि राष्ट्रपति शासन जैसे कौन से संविधान में कहाँ लिखा हुआ है या कहाँ पे उसका अंकन है, ठीक है। तो आप इनमें से कोई नहीं आंसर है तो आप वही उसमें क्या कर दोगे, 356 लगा दोगे। तो 356 में तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है दोस्तों। जैसे आप देखिए, आप आपको एक और एग्जांपल समझाता हूँ, आर्टिकल 352। अब कई लोग जानेंगे तो क्या बोलेंगे, सर उसमें तो नेशनल इमरजेंसी है ना। हाँ, नेशनल इमरजेंसी है, लेकिन बात यह है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल जैसा कोई शब्द नहीं है। तो वही चीज कहना चाह रहे हैं कि संविधान में लिखा हुआ नहीं है ये, लिखे हुए शब्द अलग हैं, ठीक है। अनुच्छेद 352 में क्या लिखा है, आपात की उद्घोषणा, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी लिखा हुआ है, ना कि ये लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 352 में ये नहीं लिखा हुआ है, नेशनल इमरजेंसी शब्द नहीं लिखा हुआ है, वहां लिखा है आपात की उद्घोषणा। और वैसे ही 356 में क्या लिखा हुआ है आपका, संवैधानिक आपातकाल, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, संवैधानिक संकट भी जिसे कहते हैं, लेकिन ये शब्द नहीं लिखा हुआ है क्या, राष्ट्रपति शासन। अब 356 होता क्या है, ये सबसे पहले समझेंगे। देखिए 356 में क्या होता है कि अगर कोई राज्य सरकार, ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझे, मान के चलिए छत्तीसगढ़ में 2023 में इलेक्शन हुए, ठीक है, रमन सिंह वर्सेस भूपेश बघेल जी के बीच में, ठीक है। तो रमन सिंह जी और भूपेश बघेल जी के बीच में, दोनों के बीच में चुनाव हुआ, और इस बार क्या हुआ कि 90 सीटों में चुनाव होना था, 90 विधायकों का चुनाव होना था, लेकिन इस 90 विधायकों में किसी को भी बहुमत नहीं मिला। बहुमत मतलब समझते होंगे, मैं क्या है ना, हर किसी स्टूडेंट को बेसिक से समझाना चाहता हूँ, जो समझ चुके होंगे वो अच्छी बात है, जो नहीं समझे उनके लिए बता रहा हूँ। 90 में आधी सीटें चाहिए, लगभग 45 सीटें चाहिए, 45 एमएलए या विधायक जीतने हैं हर पार्टी को। तो क्या हुआ इस बार कि 2023 के चुनाव में सबको 40-40 सीटें मिल गई। मान के चलिए, एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं मैं आपको, जैसे 40 सीट मिल गई बीजेपी को, 40 सीट मिल गई किसको, कांग्रेस को, और 10 सीट मिल गए जोगी जी को। तो आप बताइए किसी को भी 46 मिला क्या, या 45 से ज्यादा मिला क्या। तो हमको चाहिए था 45 से ज्यादा, लेकिन क्या हुआ कि 45 से ज्यादा मिला नहीं। अब फंस गए हैं ये। अब कोई भी सरकार बनाने को एक दूसरे के साथ रेडी नहीं है। अब चाहे बीजेपी बनाए चाहे कांग्रेस बनाए, बनाना तो जोगी जी के साथ ही है, लेकिन दिक्कत यह है कि ये लोग बना नहीं पा रहे हैं। तो यहां पर क्या है ना दोस्तों, कि ये चीज समझनी है कि अब जो वैल्यू है, ठीक है, वो किसके ऊपर आ गई है, 10 सीट के ऊपर आ गई है। अब ये 10 सीट क्या करेंगे, जोगी जी जिसको देंगे उसकी सरकार बनेगी, पर वो किसी को देने के लिए रेडी नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होता है ना कि गवर्नर जो होते हैं, गवर्नर जो इस स्टेट के गवर्नर है, जैसे भी कौन है, अनुसुईया उइके जी है, ठीक है, छत्तीसगढ़ की गवर्नर अनुसुईया उइके जी हैं। तो अनुसुईया उइके क्या करेंगी, वो इस कंडीशन को देखते हुए भाप लेंगी कि हाँ भाई ये सरकार बनाने है कि नहीं बनाना है। तो इसके लिए वो प्रेसिडेंट को क्या लिखेंगे, लेटर लिखेंगे कि सर, प्रेसिडेंट सर,
यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कोई सरकार बनाने के लिए रेडी नहीं है, तो आप यहाँ पे अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करके क्या लगा दीजिए, राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि प्रेसिडेंट इस चीज को देख कर क्या लगा देंगे, राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। तो राष्ट्रपति शासन जैसे ही लगेगा, अनुच्छेद 356 के तहत में राज्य में क्या लग जाएगा, छत्तीसगढ़ में पहली बार क्या लग जाएगा, राष्ट्रपति शासन। ये भी हमारे लिए करंट अफेयर्स बन जाएगा, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति शासन कब लगा, वो भी इतिहास में पहला एक क्वेश्चन हो जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि राष्ट्रपति शासन मान के चले लग गया। अब राष्ट्रपति शासन लग गया तो विद इन 2 मंथ, कितने मंथ, 2 मंथ के अंदर अगर इस इमरजेंसी को बढ़ाना है, ठीक है, जैसे मान के चलिए आज 1 जून है, ठीक है, तो 1 जून जो है उस पे राष्ट्रपति ने साइन किया था तो इमरजेंसी लग गई थी। अब क्या होगा, वहां पे प्रेसिडेंट का रूल लग जाएगा छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति क्या करेंगे, शासन करेंगे। अब मान के चलिए कि 2 महीने तक तो ये आपातकाल लगा रहेगा, मतलब जुलाई और अगस्त तक रहेगा, ये मतलब 1 अगस्त तक ये आपका आपातकाल लगा रहेगा। कब तक लगा रहेगा दोस्तों, 1 अगस्त तक ये आपका आपातकाल लगा रहेगा, ठीक है। लेकिन 1 अगस्त से 1 दिन भी ऊपर गया, ठीक है, तो आपातकाल खत्म हो जाएगा। इसी वजह से 1 अगस्त से पहले, ठीक है, 1 अगस्त से पहले उसे क्या करना पड़ेगा, पार्लियामेंट में पास करना पड़ेगा। पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा में उसे क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, ठीक है। विद इन 2 मंथ मतलब 2 महीने के अंदर उसे पास करना पड़ेगा। अगर ये, और हाँ, पास किस किस मेजोरिटी से होना चाहिए, मतलब नॉर्मल मेजोरिटी। नॉर्मल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, साधारण बहुमत। साधारण बहुमत मतलब 50% प्लस, ठीक है। 50% प्लस मतलब आधा से ज्यादा लोग भी साइन किए, सदन में जितने लोग उपस्थित हैं। जैसे लोकसभा में 300 लोग हैं तो पास हो जाएगा 151 के साथ में, राज्यसभा में 200 लोग हैं तो 101 के साथ पास हो जाएगा। तो साधारण बहुमत के साथ दोनों सदन में पास होना चाहिए। और तो टोटल कितने महीने के लिए एक्सटेंड हो जाएगा दोस्तों, 6 मंथ के लिए वो क्या हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। याद रखेंगे कितने मंथ के लिए एक्सटेंड होगा, 6 महीने के लिए वो एक्सटेंड हो जाएगा। और ऐसे ही आप उसे 6-6 महीने के लिए क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति का शासन संबंधित आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, कभी कभी क्या होता है कि जल्दबाजी में बोलने में क्या मुझे समझ में आना चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। एक बार फिर से समझा देते हैं, अनुच्छेद 356 का मतलब होता है राष्ट्रपति शासन। अगर मान के चलिए सरकार नहीं बनती है, 40 सीटें मिली है बीजेपी को, 40 सीटें मिली है कांग्रेस को और 10 सीटें मिली है जोगी जी को, तो यहाँ पर क्या होगा कि 40 के साथ सरकार नहीं बनती। इस वजह से क्या होता है, 40-40-10, ठीक है। तो 40 के साथ सरकार, 40 के साथ सरकार नहीं बनती, ठीक है, और कोई एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर राज्यपाल चाहे तो राष्ट्रपति को क्या दे सकता है, सूचना दे देगा, और राष्ट्रपति उस बेस पर छत्तीसगढ़ में क्या लगा देंगे, राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। अच्छा, एक और चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप मुझे ये बताइए, क्या राष्ट्रपति सीधा चाहे तो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं? तो हाँ दोस्तों, लगा सकते हैं। ये चीज आप जरूर याद रखिएगा कि हाँ, लगा सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति शासन वो लगा सकते हैं बिना राज्यपाल की सूचना के। अगर राज्यपाल ने उन्हें कोई रिपोर्ट नहीं भेजी है या सूचना नहीं भेजी है, कोई आवेदन नहीं भेजा है, फिर भी उस बेस पे वो बिना उसके भी क्या लगा सकते हैं, राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, किस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली, ठीक है। किस एक्ट के थ्रू इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल फंक्शंस को अप्रूवल मिला था? तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, क्वेश्चंस भले कम सॉल्व होंगे पर कॉन्सेप्ट थोड़े ज्यादा क्लियर होंगे, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। और मैं इसे एकदम जल्दी जल्दी सॉल्व नहीं करूंगा, मैं इसे आराम से बताते हुए चलूंगा। हाँ, क्वेश्चंस कम हम सॉल्व करेंगे, ये नो डाउट है, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम भी ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराए थे, 5-6 क्वेश्चन ही सॉल्व कराए थे, आज भी उतने ही कराऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ कराऊंगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट के साथ कराऊंगा मतलब मैं चाहता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको भी सवाल पूछना पड़ेगा। तो कमेंट सेक्शन पे जरूर सवाल पूछें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। हाँ, बस उल्टे सीधे कमेंट ना करें, दुख होता है, ठीक है। अच्छे से सवाल पूछें, सवालों की एक मर्यादा हो, काफी खुशी होगी मुझे, ठीक है दोस्तों। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, ठीक है, वो उससे प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? सर देखिए, सबसे पहले
ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी वो 1600 में आई थी, सन 1600 में। और 1600 में उसने ईस्ट इंडिया कंपनी, आप कई लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में नहीं थी दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में थी। और इंग्लैंड में काफी लोग ईस्ट इंडिया कंपनी में इन्वेस्ट करते थे, एक प्राइवेट कंपनी थी और जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था शुरुआत में इंग्लैंड सरकार का। और वो यहाँ पे बिजनेस करने के नाम से आई थी, मतलब उसका कोई रिलेशन नहीं था। हाँ, वहाँ के जितने भी लोग बिजनेस करने जाते थे वो वहाँ की सरकार से परमिशन लेते थे। तो परमिशन लिया था उन्होंने एलिजाबेथ का। उस समय पे भारत के जो जहांपनाह थे वो थे अकबर। और जिस समय पे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, ये भी क्वेश्चन आता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो उस समय भारत के सम्राट कौन थे, या ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी तो उस समय भारत के सम्राट कौन थे। तो उस समय थे जहांपनाह अकबर थे। और जब कैप्टन हॉकिंस आए थे तो उस समय पे जहांगीर था। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है दोस्तों कि अकबर के समय पे ये आए थे। और लगभग 100, लगभग समझ सकते हैं 150 साल बाद, ठीक है, 100 से आप देख लीजिए 1773, लगभग 173 साल बाद क्या हुआ, 173 ईयर बाद, कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के ऊपर भी अधिकार कर लिया था। और बंगाल में सिराजुद्दौला को हराया था बैटल ऑफ प्लासी में, 1757 प्लासी के युद्ध में हराया था जब सिराजुद्दौला को। और उसके बाद में जब 1764 में बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर के युद्ध में उन्होंने तीनों नवाबों को हराया था, बंगाल के नवाब को, अवध के नवाब को और दिल्ली के जहांपनाह शाह आलम द्वितीय को जब हराया था। तो उसके बाद में बंगाल पे उनका आधिपत्य हो गया था, पूरा अधिकार हो गया था, पूरा उन्होंने कैप्चर कर लिया था। तो क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया और उन्हें पैसों की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी। तो उन्होंने पैसों की डिमांड की थी किसके सामने, इंग्लैंड सरकार के सामने। तो इंग्लैंड सरकार ने इस शर्त पे पैसे दिए थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे हिसाब से रेगुलेट होगी और हमारे हिसाब से रन करेगी और उस पे कुछ नियम हमारे हिसाब से चलेंगे तो ही हम पैसे देंगे। तो इस बेस पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस शर्त को मान लिया था और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो सबसे पहली चीज क्या है दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को सबसे पहले मान्यता मिली थी आपका 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। ठीक है, तो इसका आंसर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस एक्ट के द्वारा, ये थोड़ा रिपीट होगा कुछ कुछ लाइनें, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और हाँ, एक और चीज, ये जो पीडीएफ है ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आने वाले लेक्चर्स में प्रोवाइड करूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये इसको अपने पास रख सकते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक्ट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों आपका 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, ये जो एक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है दोस्तों इसको मैं अलग से बताऊंगा, क्योंकि इसमें आपको पूरा मेरे को बोर्ड ऑफ कंट्रोल समझाना पड़ेगा और ये चीजें मैं आपको लाइव समझाऊंगा, सॉरी लाइव बोल रहा हूँ, आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और इसको एक अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि पिट्स इंडिया एक्ट। और ये सॉरी, मेरे पास है शायद ये वीडियो, अगर आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। आप जरूर देखिए मेरे मतलब प्लेलिस्ट में आपको जरूर मिलेगा ये वाला वीडियो, और नहीं होगा तो जरूर बनाएंगे इसके ऊपर एक वीडियो। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो इसका आंसर आएगा दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, इसका आंसर 1813 चार्टर एक्ट, ठीक है। ये मुझे आज भी याद है, जब मैंने अपना यूपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो उस टाइम भी ये क्वेश्चन आया था, 1813 चार्टर एक्ट, ठीक है। 1813 का चार्टर एक्ट वाला ये किस ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली 1813 के चार्टर एक्ट से खत्म हो गई। 1813 में इंग्लैंड की सरकार ने एक बड़ा चार्टर एक्ट पास किया था। चार्टर एक्ट का मतलब ये था कि इसमें क्या हुआ था कि उन्होंने कहा था कि चार्टर एक्ट, उन्होंने कहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चार्टर एक्ट में उन्होंने ये कहा था कि कि सॉरी 1813 के चार्टर एक्ट में उन्होंने ये कहा था कि इंग्लैंड में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जो अब इंडिया में बिजनेस कर रही है, अब उसके अलावा अन्य कंपनियां भी भारत में क्या कर सकती हैं, व्यापार कर सकती हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उन्होंने ये चीज कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार है, जो उसकी मोनोपोली है, अब वो खत्म हो रही है। इसका मतलब ये था कि जब से ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई थी तब से इंग्लैंड की और कोई कंपनी भारत में व्यापार नहीं कर सकती थी। एकाधिकार सिर्फ और सिर्फ किसका था, आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था 1813 का चार्टर एक्ट। इसको चार्टर एक्ट कहा जाता है क्योंकि इसका 20-20 साल में रिव्यू किया जाता था। 1813 के बाद में आया 1833, फिर 1853, और इस एक्ट के थ्रू ये बोला गया कि अब इंग्लैंड के और भी कई व्यापारी या कई और जो उद्योगपति हैं वो भारत में जाके क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, याद रखेंगे। अगला जो है दोस्तों
इसके ऊपर पहुंचते हैं। 7वां क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा भारत सचिव का पद बनाया गया? तो किस अधिनियम के द्वारा भारत सचिव का पद बनाया गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका 1858 भारत शासन अधिनियम। तो 1858 के भारत शासन अधिनियम या 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा भारत सचिव का पद बनाया गया, सेक्रेटरियल ऑफ इंडिया, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ये पद बनाया गया था, ठीक है, भारत सचिव। तो भारत सचिव का जो ये पद बनाया गया था, असलियत में भारत सचिव को कोई अलग से पद नहीं बनाया गया था। ये भी चीज मैं आपको बता दूं, ब्रिटेन की जो कैबिनेट होती थी, इंग्लैंड की जो सरकार होती थी, जैसे भारत में सरकार होती है, इंग्लैंड में पार्लियामेंट होती है, तो इंडिया में भी पार्लियामेंट है। तो इंग्लैंड में कोई एक मिनिस्टर होता था, ठीक है, जैसे मोदी जी के मंत्रालय में बहुत सारे मंत्री हैं, मोटा भाई हैं, ठीक है, तो मोटा भाई मतलब अमित शाह जी हैं, ठीक है, तो मिनिस्टर है, कई सारे मिनिस्टर हैं, तो उन्हीं में से एक मिनिस्टर को इंडिया का चार्ज दे दिया जाता था। क्या दे दिया जाता था? इंडिया का चार्ज दे दिया जाता था। और उन्हें भारत के लोग क्या कहते थे? भारत सचिव कहते थे। क्या कहते थे? भारत सचिव कहते थे। ये बनाया गया था 1858 में, मतलब 1857 की क्रांति के बाद। और आप सभी लोग ये जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो मैं बता दूं, 1857 के वॉर के बाद, 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी हमेशा के लिए खत्म कर दी गई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। और इंग्लैंड ने इंग्लैंड की महारानी के अंदर, क्राउन के अंदर भारत के शासन को ला दिया। तो 1857 के बाद से 1947 तक के इतिहास को हम कहते हैं। देखिए, सबसे पहले 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने जब बंगाल जीता, वहां से लेकर 1857 तक के इतिहास को, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास कहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पे रूल किया, ठीक है, और इसके दौरान कई गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे। लेकिन इसके बाद से, ठीक है, 1857 की क्रांति में जब मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, जब ये लोग लड़े, तात्या टोपे जैसे लोग, ठीक है, तब 1857 से लेकर 1947 तक के जो इतिहास है, इसको डायरेक्ट रूल ऑफ इंग्लैंड कहते हैं या क्राउन रूल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्राउन रूल, ठीक है। क्राउन का मतलब होता है दोस्तों ताज का शासन। क्या कहते हैं? ताज का शासन शुरू हुआ। ताज मतलब महारानी के अंदर भारत आ गया और इसके लिए नए नए कानून बनाए गए और उन्हीं में से एक कानून था 1858 का भारत शासन अधिनियम, मतलब 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है? कम्युनल इलेक्शन का फादर किसे कहा जाता है इंडिया में? कम्युनल इलेक्शन का फादर लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो आंसर अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा, लेकिन हम तो जरूर बताएंगे। लॉर्ड मिंटो। क्या है आंसर दोस्तों? लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो ने 1909 में मार्ले के साथ मिलके, मार्ले जो थे दोस्तों, मार्ले, ठीक है, मार्ले जो थे, मार्ले जो साहब थे, ये पार्ले थे, ठीक है, पार्ले जी वाले। मार्ले जो थे, ये उस समय पे भारत सचिव थे, ठीक है। क्या थे? 1909 में भारत सचिव कौन थे? भारत के मार्ले थे। और मिंटो साहब जो थे, वो भारत के वायसराय थे। अब ये वायसराय क्या होता है? वायसराय दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 1857 की क्रांति के बाद जब भारत को क्राउन के अंदर लाया गया, ठीक है, तो क्राउन के अंदर लाया गया तो भारत के गवर्नर जनरल जो पहले पोस्ट हुआ करता था, उसे बाद में भारत का वायसराय कहा गया। क्या कहा गया? वायसराय कहा गया। तो 1857 के बाद में जो भी भारत के जो कंट्रोल करने आए इंग्लैंड सरकार की तरफ से, वो क्या कहलाते थे? वायसराय कहलाते थे। तो वायसराय जो है वो मिंटो थे और जो मार्ले थे वो कौन थे? आपके भारत सचिव थे। तो इन दोनों ने मिलकर एक नया टाइप का चोचला शुरू किया और ये चोचला क्या था दोस्तों? इन्हीं की वजह से, इन दोनों की वजह से ही मैं कहता हूं भारत का विभाजन आगे चल के हुआ, ठीक है, और इन्होंने ही शुरुआत की थी। सांप्रदायिक निर्वाचन का मतलब होता था दोस्तों मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का गठन किसने किया था? इसका आंसर मुझे जरूर कमेंट सेक्शन पे आप बताइएगा। 1906 में हुआ था मुस्लिम लीग का गठन, ठीक है, लेकिन किसने किया था इसका आंसर आप मुझे जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन पे। 2 क्वेश्चन अभी तक मैं आपसे पूछ चुका हूं, ज्यादा नहीं पूछूंगा, लेकिन आप मुझे बताइएगा मुस्लिम लीग का गठन किसने 1906 में किया था, ठीक है, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा दोस्तों। अच्छा, एक और चीज है और बताते रहिएगा, इससे ये होता है कि आपकी प्रैक्टिस बढ़ती रहेगी, ठीक है। अच्छा, ये चीज है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये था दोस्तों मिंटो था। इसने क्या किया था? मार्ले के साथ मिलकर ये किया था कि मुस्लिम लीग को 1909 में सेपरेट इलेक्शन दे दिया था कि भाई जहां पे ज्यादा मुस्लिम होंगे वहां पे आपको सेपरेट इलेक्शन दिया जाएगा, मतलब अलग से चुनाव लड़ने की व्यवस्था, ठीक है। और इस सेपरेट इलेक्शन की वजह से ये हुआ दोस्तों कि पूरे देश भर में मुस्लिम्स के एरिया अलग कर दिए गए और आगे चल के वही एरिया, जो एरिया 1909 में मार्ले मिंटो ने मिलकर तय किया था, वही आगे चल के क्या बना? पाकिस्तान के लिए डिमांड उठने लग गई। तो ये चीज था कि अगर ये सेपरेट इलेक्शन नहीं देते
तो कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान कभी विभाजित नहीं होते और आज हम साथ में होते। ठीक है, ठीक है, जो हुआ जैसा भी हुआ भगवान की मर्जी से सब अच्छा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा देश महान है और महान रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार का पहला अधिनियम कौन सा था? देखिए ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये भी उसी तरीके का ही है जो हमने जस्ट इसके बगल में देखिए 4th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे जो 4 नंबर वाला क्वेश्चन दिख रहा है, जो 9 नंबर वाला एक ही है। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा दोस्तों? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर आता है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से एडवाइजरी ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, या इसे बोलते हैं एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। ये सुप्रीम कोर्ट का भी पावर है और राष्ट्रपति का भी शक्ति है कि अनुच्छेद 143 के तहत में वो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों क्या है ये सलाह लेने की शक्ति अनुच्छेद 143 में? तो अनुच्छेद 143 वाली जो ये शक्ति है दोस्तों, इसमें क्या है ध्यान से समझेंगे कि इसमें यह लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य है, मतलब वो ड्यूली बाउंड है कि वो क्या देगा, सलाह देना ही है उसको, परंतु सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। ये इस लाइन में लिखा हुआ है। एक बार फिर से, अनुच्छेद 143 में यह लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट को सलाह देना ही पड़ेगा, वो ड्यूली बाउंड है, मतलब बाध्य है वो सलाह देने के लिए, परंतु राष्ट्रपति उसकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा उपराष्ट्रपति कभी राष्ट्रपति नहीं बना? ठीक है दोस्तों, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। कौन सा वाइस प्रेसिडेंट है जो कभी प्रेसिडेंट नहीं बना? ठीक है, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बने हैं, बिल्कुल बने हैं। जीएस पाठक नहीं बने हैं। ठीक है दोस्तों, ये सही आंसर है आपका। ठीक है, मतलब देखिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने हैं, जीएस पाठक जी कभी राष्ट्रपति नहीं बने, शंकर दयाल शर्मा ये भी बने हैं, आर वेंकटरमन ये भी बने हैं। ठीक है, तो जीएस पाठक नहीं बने हैं, तो ये है सही आंसर। जीएस पाठक उपराष्ट्रपति थे भारत के, लेकिन वो कभी राष्ट्रपति नहीं बन पाए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेते हैं? यह तो बहुत इजी आंसर है दोस्तों, इसका आंसर आएगा आपका राष्ट्रपति। क्या आएगा दोस्तों? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के सामने जो है उपराष्ट्रपति क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा राज्यसभा का सदस्य नहीं होता? ठीक है, नहीं होता। कौन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा का सभापति। इंग्लिश में इसको थोड़ा बता देते हैं। कौन है जो राज्यसभा का मेंबर नहीं है? ठीक है, हु डज नॉट मेंबर ऑफ, या हु इज नॉट मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो पहला है प्राइम मिनिस्टर, सेकंड प्रेसिडेंट, एंड थर्ड इज अपोजिशन लीडर ऑफ राज्यसभा, एंड डी स्पीकर ऑफ राज्यसभा। तो इसका सही आंसर कोई बता सकता हो तो जरूर बताना। मैं इसका सही आंसर देता हूं, राज्यसभा का सभापति। मतलब राज्यसभा का सभापति कौन होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, एम वेंकैया नायडू जो देश के उपराष्ट्रपति हैं, वही 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 हैं राज्यसभा के स्पीकर। स्पीकर स्पीकर। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 64, आर्टिकल 64, आर्टिकल 64 क्या कहता है? आर्टिकल 64 इज सेइंग द वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। हिंदी में एक्सप्लेन कर देते हैं। अनुच्छेद 64 के अनुसार, अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये लिखा हुआ है। मतलब अनुच्छेद 64 ये कहता है जो देश का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का क्या होगा? सभापति होगा। याद रखिए, राज्यसभा में क्यों मेंबर नहीं है उपराष्ट्रपति, क्यों राज्यसभा के मेंबर नहीं है? देखिए दोस्तों, राज्यसभा में टोटल नंबर सीटें हैं 245, अभी एट प्रेजेंट मतलब 245 होनी चाहिए। ठीक है, 245 का बात किया गया, अभी लगभग कुछ 230 के आसपास होंगे। ठीक है, तो 245 जो है दोस्तों, 245 में गौर कीजिए, 245 जो सांसद हैं, सांसद ही बोलते हैं इनको, एमपी बोलते हैं, 245 सांसद। तो 245 सांसदों में, ठीक है, इसका स्पीकर नहीं है दोस्तों, इसका स्पीकर जो है वो वाइस प्रेसिडेंट है, जो अलग से आ रहा है, इस 245 में से नहीं है। ठीक है, अब आप एग्जांपल के लिए अगर समझें, हम लोकसभा की बात करते हैं। ठीक है, लोकसभा में टोटल कितने मेंबर है? 545। ठीक है, ये 543 की बात कर लेते हैं, तो ये 543 545। ठीक है, तो 543 जो है
वो क्या है, इनके सदस्य हैं, ठीक है। अब 543 सदस्य आपस में से ही एक स्पीकर का चुनते हैं। मतलब लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो 543 में से ही चुनकर आता है। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। राज्यसभा में जो 245 सदस्य हैं वो इनमें से, मतलब जो इनका स्पीकर होता है वो 245 में से चुना हुआ नहीं होता। वो अनुच्छेद 64 में लिखा हुआ है कि राज्यसभा का जो सभापति होगा वो उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है दोस्तों। और हाँ, एक और चीज, मैं आपको एक और चीज बताऊं कि कभी भी उपराष्ट्रपति को उनके उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन नहीं मिलता, उपराष्ट्रपति पद के लिए सैलरी नहीं मिलती। उन्हें मिलती है राज्यसभा के सभापति के रूप में क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां कौन से अनुच्छेदों में वर्णित है। तो राष्ट्रपति का वीटो पावर, राष्ट्रपति का वीटो पावर जो है दोस्तों वो है अनुच्छेद 111 में। किसमें है, अनुच्छेद 111 में है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीटो पावर के बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे क्योंकि वीटो पावर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर मैं अलग से बात करूंगा तो मुझे ज्यादा खुशी होगी क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इसके साथ लिख कर मैं इसे कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा। आर्टिकल 111 एक्सप्लेन करता है राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों को। वीटो का मतलब होता है, हाँ, वीटो के बारे में बता जरूर देता हूं मैं। वीटो पावर का मतलब होता है कि अनुच्छेद 111 ये कहता है कि जब राष्ट्रपति के पास, जब दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा से जब बिल, विधेयक पास होके जब राष्ट्रपति के पास पहुंचता है और राष्ट्रपति को उस पर साइन करना होता है तो राष्ट्रपति उसे लौटा भी सकता है। लौटा सकता है मतलब उसे अपने पास रोक भी सकता है, लौटा भी सकता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है, मतलब लोकसभा का स्पीकर अपना त्यागपत्र किसे देगा। तो याद रखेंगे दोस्तों, लोकसभा का स्पीकर अपना जो त्यागपत्र देता है, मतलब ओम बिरला जी अपना त्यागपत्र जो है वो अपने लोकसभा डिप्टी स्पीकर को देंगे, लोकसभा के उपाध्यक्ष को देंगे। और लोकसभा का उपाध्यक्ष जो है वो लोकसभा अध्यक्ष को देगा। याद रखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। ठीक है, चलिए, तो लोकसभा स्पीकर जानते हैं, अभी ओम बिरला है हमारे यहाँ के। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामलों की सुनवाई कौन करता है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम की सुनवाई जो है दोस्तों, भारतीय निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, मंत्रालय या सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा आपका, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट करता है इसकी सुनवाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है 124, याद रखेंगे। अनुच्छेद 124 के तहत में सुप्रीम कोर्ट जो है, सॉरी, आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है, ये याद रखेंगे, सॉरी। ठीक है, और हाँ, आपको पता है हाई कोर्ट का आर्टिकल क्या है, 214। तो देखिए 124, 214, ठीक है। तो याद रखेंगे 214 और 124। ठीक है, ये है सुप्रीम कोर्ट का और ये है दोस्तों हाई कोर्ट का। देखिए बहुत इजी इजी है, कुछ हार्ड नहीं है, हम ही जबरदस्ती हार्ड बना के रखते हैं। ठीक है, तो हाई कोर्ट का 214 है और सुप्रीम कोर्ट के क्या है दोस्तों, 124 है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि आपको देखने में भी बोर लगेगा। ठीक है, अच्छा, ये 17वां नंबर वाला क्वेश्चन लास्ट सॉल्व कर लेते हैं। भारत में किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में 1975 से 1977 तक आपातकाल लगा था। तो भारत में किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में 1975 से 77 तक आपातकाल लगा था, कोई आंसर दे सकता है। हाँ, हम आंसर दे सकते हैं, फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद जो थे दोस्तों 1974 से लेकर 1977 तक देश के राष्ट्रपति थे और इन्हीं के दौरान में ही 1975 से 77 तक, ठीक है, इंदिरा गांधी जी जो देश की प्राइम मिनिस्टर थी उनके समय पे क्या लगा था, आपातकाल लगा हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये जो छोटे छोटे ही वीडियोस बनाऊंगा मैं, ज्यादा बड़े बड़े वीडियोस में नहीं बनाना चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको बहुत ज्यादा बोर करे वो, आराम से पढ़िए। ठीक है, और डेली डेली वीडियो डालेंगे, चिंता ना कीजिए। ठीक है, पूरा खत्म करके ही बनाएंगे, इसी को आगे कल 18 नंबर के क्वेश्चन से पढ़ेंगे। ठीक है, और जो वाले जो मैंने लास्ट में जो आपको पीडीएफ दिखाया था जो पेपर में था, ठीक है दोस्तों, आप ये मत सोचिएगा कि ये जो क्वेश्चन है मेरे मन से, नहीं दोस्तों, ये मेरे मन से बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर मैंने क्या किया, कंपाइल करके रखा है क्वेश्चन को। मुझे ऐसा लगा था कि मेरे पास शायद नहीं होगा, पर मैंने सर्च किया तो मुझे ये अच्छा पीडीएफ मिला जो मैंने ही बनाया हुआ था। ठीक है, तो इसमें ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको ओरिजिनल पेपर में है। तो क्या है, पेपर वाले पीडीएफ क्या होते हैं, थोड़े से अनसिस्टमेटिक होते हैं, मैंने यहाँ पे थोड़ा सिस्टमेटिकली बना दिया है और आपको थोड़ा समझाने में भी आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू। अच्छा है, अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिए और आपको जैसे ही मैं ये पूरे लेक्चर खत्म कर दूंगा तो उसके बाद मैं आपको ये पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, आप वहां से जाकर उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ लोग दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिए, एक दूसरे के साथ बांटिए, एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए। कोविड का समय है, घर में रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।